Hello, I am Manjeev Viskarma, a faculty at Department of Geography, DBS कॉलेज कानपुर। तो हम लोग माइग्रेशन, कंसेप्ट ऑफ माइग्रेशन और थेरीज ऑफ माइग्रेशन कवर कर रहे थे। तो हमने अभी तक देखा है माइग्रेशन क्या है, उसके डेफिनेशन, फिर कंपोनेंट ऑफ माइग्रेशन, फिर कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन, फिर हमने देखा नेचर ऑफ माइग्रेशन, किस किस टाइप्स के माइग्रेशंस होते हैं। उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में देखा था, जेनिसन ने 2004 में जो 4 टाइप के माइग्रेशन बताए थे। फिर बिल एल्विस, डी ओलिवेरा एंड जॉन ने 3 टाइप के माइग्रेशन बताए थे। फिर हम लोग थ्योरी पे आए। थ्योरी स्पेशली हमने देखा था कि हैमर और फास्ट एंड फेस्ट ने 3 टाइप की थ्योरीज बताई, माइक्रो लेवल थ्योरी, मैक्रो लेवल थ्योरी, मेजर लेवल थ्योरी। और फिर हैजन और जिंकर ने इनिशिएशन ऑफ माइग्रेशन थ्योरीज बताया और परपेचुएशन ऑफ माइग्रेशन थ्योरीज बताया। फिर हमने एक आउटलाइन देखा था कि कौन कौन से थ्योरीज हैं, क्लासिफिकेशन, ये सब देख लिया था। आज के एपिसोड में हम लोग 2 सेट ऑफ थ्योरीज जो हैं, एक इनिशिएशन थ्योरी और दूसरा परपेचुएशन थ्योरीज, इनको डील करेंगे। ये थ्योरीज क्या बताने की कोशिश करती हैं, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। अगर हम बात करते हैं कि माइग्रेशन को डिफ़ाइन किया जाए और स्पेशली माइग्रेशन के अंडरलाइंग कॉज को बताया जाए, तो माइग्रेशन कोई सिंगल लेवल एनालिसिस नहीं है, कोई एक सिंगल ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी स्टडी मात्र से हम ये बता सकते हैं कि माइग्रेशन क्यों हो रहा है, माइग्रेशन क्यों परपेचुएट कर रहा है, माइग्रेशन का फ्लो और डायरेक्शन किधर है और वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन कितना है। ये सब कोई एक सिंगल वेरिएट एनालिसिस नहीं है। माइग्रेशन कोई एक सिंगल वेरिएट एनालिसिस नहीं है, बल्कि माइग्रेशन के प्रोसेसेस ये मल्टी वेरिएट एनालिसिस है। मल्टी वेरिएट मीन्स कि मोर देन वन फैक्टर या वो मोर देन वन वेरिएबल्स होते हैं जिनके चेंजेस से क्या होता है, माइग्रेशन चेंज होता है। तो इस कंटेक्स्ट में जो करंट पैटर्न और ट्रेंड है माइग्रेशन को समझाने का, माइग्रेशन की थ्योरीज को फार्मूलेट करने का, कोई एक फिक्स्ड पैटर्न हमको देखने को नहीं मिलता है। रादर एक मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिसिप्लिन्स कन्वर्ज होते हैं, फिर माइग्रेशन एज ए फिनोमिना को डिस्क्राइब करते हैं। तो इस प्रकार से माइग्रेशन की थ्योरी कोई एक सिंगल और डिसिप्लिन थ्योरी नहीं है, बल्कि मल्टी डिसिप्लिन थ्योरी है। मल्टीपल डिसिप्लिन जब कन्वर्ज करते हैं तब माइग्रेशन जैसे फिनोमिना को और होलिस्टिकली, कम्प्रहेंसिवली और माइन्यूटली डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट करते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में हम 2 टाइप की थ्योरीज देखेंगे इस एपिसोड में। एक इनिशिएशन थ्योरीज, ये ऐसी सेट ऑफ थ्योरीज हैं जो ये बताने की कोशिश करती हैं एट द वेरी फर्स्ट प्लेस माइग्रेशन क्यों होता है, व्हाट आर द कॉजल प्रोसेसेस, कॉजल फिनोमिना, द कॉजल फैक्टर्स जो माइग्रेशन या माइग्रेशन प्रोसेस को जन्म देते हैं। दूसरी सेट ऑफ थ्योरीज हम देखेंगे कि जो माइग्रेशन का पैटर्न जो स्टार्ट होता है, एक जो डिप्राइव्ड एरिया होता है, दूसरा जो प्रॉस्परस एरिया होता है, उनके बीच में जो माइग्रेशन सेट इन होता है, वो माइग्रेशन कैसे कंटिन्यू रहता है, कौन कौन से अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं जो माइग्रेशन एज फिनोमिना को यूनिवर्सल बनाते हैं, और एक सेट ऑफ पैटर्न जो माइग्रेशन का किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो माइग्रेशन का पैटर्न ऑलरेडी सेट इन है, उस माइग्रेशन पैटर्न को कैसे परपेचुएट करते हैं। तो ये 2 सेट ऑफ थ्योरीज हम लोग देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं माइग्रेशन की थ्योरीज की, और स्पेशली ऐसी थ्योरीज जो इनिशिएशन को डील करती हैं, तो इस कंटेक्स्ट में हमारे पास ये 5 थ्योरीज हो जाती हैं जो इनिशिएशन को बताती हैं। पहला नियो क्लासिकल थ्योरी, मैक्रो लेवल का। जब नियो क्लासिकल जो थ्योरी है वो मैक्रो लेवल का, वो कंट्री लेवल को डील करता है। नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स माइक्रो लेवल पर जो इंडिविजुअल चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस को डील करता है, क्यों माइग्रेट करते हैं। फिर न्यू इकोनॉमिक्स 1970s और 80s के टाइम में न्यू इकोनॉमिक्स थ्योरीज ऑफ माइग्रेशन स्टार्ट हुई, जो हाउस होल्ड लेवल पे माइग्रेशन और माइग्रेटरी पैटर्न को एक्सप्लेन करती हैं। इसके अलावा डुअल लेबर मार्केट थ्योरी और वर्ड सिस्टम थ्योरी, ये स्ट्रक्चरल थ्योरीज हैं। वो जिन इकोनॉमीज़ के बीच में या जिन प्लेसेस के बीच में माइग्रेशन का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है, उन दोनों प्लेसेस मीन्स
प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन दोनों के स्ट्रक्चर्स का स्टडी करती हैं। स्ट्रक्चर मीन्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कि एग्रीकल्चर, सर्विस, इंडस्ट्रियल, लेबर का एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो क्या है, लेबर का वेज रेट क्या है, इन सब चीज़ों को कंसिडर करती हैं। तो स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच है डुअल मार्केट थ्योरी भी और वर्ड सिस्टम थ्योरी भी। अगर हम ब्रीफली यहीं पर देखें तो नियो क्लासिकल मैक्रो थ्योरी ये कंट्री लेवल एनालिसिस करता है माइग्रेशन को। इनका ये मानना है कि जो माइग्रेशन एज ए रिजल्ट ऑफ लेबर मार्केट गैप्स बिटवीन कंट्रीज़, जो ओरिजिन प्लेस ए जो ओरिजिन प्लेस है और प्लेस बी जहाँ जो डेस्टिनेशन प्लेस है, इस थ्योरी का ये मानना है कि इन दोनों प्लेसेस पे जो लेबर मार्केट होते हैं उसमें गैप होता है। लेबर मार्केट गैप मीन्स कि जो सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड फॉर लेबर है उसमें गैप होता है। जिस प्लेस से माइग्रेशन देखे जाते हैं मीन्स द सोर्स ऑफ माइग्रेशन या ओरिजिन प्लेस ऑफ माइग्रेशन जो होते हैं, उन जगहों पर जनरली अबंडेंस ऑफ लेबर पाया जाता है, मतलब डिमांड फॉर लेबर वहाँ पर कम होता है, इसलिए वहाँ पर जो लेबर होते हैं लेबर को प्राइस कम मिलती है। तो लेबर जो है, लेबर क्लास जो है वो ऐसी जगह की तलाश में होता है जहाँ पर उन्हें रिनोवेटिव प्राइस या एक ऑप्टिमल वेज मिल सके। तो नियो क्लासिकल थ्योरी ये मानती है कि माइग्रेशन लेबर मार्केट में गैप के कारण पैदा होता है। इसके अलावा नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो मैक्रो एनालिसिस है वो इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करता है। इनका ये मानना है कि जो इंडिविजुअल एक रेशनल एक्टर होता है और उसका डिसीजन जो माइग्रेट करने का होता है वो खुद का कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन करता है। प्लेस ए पर अगर वो रह रहा है और प्लेस बी पर जाना चाहता है तो प्लेस ए के एडवांटेजेस क्या हैं, प्लेस ए के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, प्लेस बी के एडवांटेजेस क्या हैं, प्लेस बी के डिसएडवांटेज क्या हैं, उसके बीच में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके अगर वो पाता है प्लेस बी इज़ मोर एडवांटेनियस देन प्लेस ए तो वो पर्सन माइग्रेट करेगा। तो माइग्रेशन सोली एक इंडिविजुअल फिनोमिना है, एक इंडिविजुअल चॉइस या प्रेफरेंस है। पीपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस माइग्रेट करते हैं कंसिडरिंग देयर डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशन जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से वो रखते हैं। फिर न्यू इकोनॉमिक्स एक हाउस होल्ड बेस्ड थ्योरी है जो किसी एक हाउस होल्ड डिसीजन को एनालाइज करती है और प्रिडिक्ट करती है कैसे एक हाउस होल्ड में कौन से लोग उस प्लेस पर ही रहेंगे और वर्क करेंगे और कौन से लोग किसी दूसरे देश पे जाएंगे, किसी दूसरे प्लेस पे जाएंगे। तो ये एक हाउस होल्ड डिसीजन को माइग्रेशन के पीछे एक कॉजल फैक्टर मानती है। इनका ये मानना है कि जो इंडिविजुअल माइग्रेंट्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं हाउस होल्ड एक कलेक्टिव एक्टर होता है किसी एक इकोनॉमिक यूनिट के सर्वाइवल के लिए या किसी एक इकोनॉमिक यूनिट के सस्टेनेंस के लिए। तो इस कंटेक्स्ट में हाउस, पीयर ग्रुप्स ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं कोई इंडिविजुअल माइग्रेट करेगा या नहीं करेगा। इसके अलावा डुअल लेबर मार्केट थ्योरी ये एक स्ट्रक्चरल थ्योरी है। इनका ये मानना है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का स्ट्रक्चरल डिमांड ही ऐसा होता है। स्ट्रक्चरल डिमांड की उनके यहाँ इंडस्ट्रियल और डेवलपमेंट प्रोसेसेस ऐसे ही होता है कि बहुत से ऐसे सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड सेक्टर्स हैं जहाँ जिनकी लेबर सप्लाई उनके यहाँ शॉर्टेज होती है। वो सेमी स्किल्ड या अंडर स्किल्ड सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल या फिर डेवलपमेंट प्रोसेसेस डिमांड फॉर द लेबर कंटिन्यूसली बनी हुई हैं, लेकिन इन इकोनॉमीज़ में, इन कंट्रीज़ में सप्लाई ऑफ लेबर कम होती है। इसलिए जनरली ये क्या करते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ से ये लेबर को अट्रैक्ट करते हैं और लेबर आते हैं वहाँ पर वर्क करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर कन्फिगरेशन ऑफ इकोनॉमी ही ऐसी होती है डेवलप कंट्रीज़ की कि उनको डिमांड फॉर द लेबर होता है और डिमांड फॉर द लेबर वो भी जो लेबर चीप हो और कम इन्वेस्टमेंट करना पड़े और हैवी रिटर्न्स मिले। तो डुअल मार्केट मॉडल ये कहता है। इसके अलावा वर्ड सिस्टम थ्योरी एक डिपेंडेंसी थ्योरी है, ये भी स्ट्रक्चरल थ्योरी है, लेकिन ये नेशनल कंटेक्स्ट में थी डुअल लेबर थ्योरी। किसी एक कंट्री में अगर मान लो कि किसी एक इकोनॉमी डेवलप्ड कंट्रीज जो डेवलप इकोनॉमीज होती हैं, डुअल मार्केट थ्योरी ये है कि किसी डेवलप्ड इकोनॉमीज जो होती हैं वहाँ पर दो मार्केट होते हैं, एक इंडस्ट्रियल और एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर से लेबर क्या होते हैं क्योंकि वहाँ पर वेज कम होती हैं तो सेकेंडरी सेक्टर में माइग्रेट करते हैं। तो दैट मीन्स कि रूरल एरियाज से माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज की तरफ। वर्ड सिस्टम थ्योरी ये भी एक स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी है, लेकिन ये इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में अप्लाई होती है। इनका ये मानना है कि मार्केट और कल्चर प्रोसेसेस ऐसे होते हैं कि एक एरिया कोर बना रहता है जो चीप लेबर जहाँ पर चीप लेबर की सप्लाई की जाती है, पेरिफेरल एरियाज़ जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप एरियाज़ हैं। तो इस प्रकार से वर्ड सिस्टम थ्योरी भी एक स्ट्रक्चरल थ्योरी है।
तो एक एक थ्योरी करके हम लोग थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं। तो नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, ये मैक्रो और माइक्रो थ्योरीज दोनों कंबाइन किया जाए तो इनका ये मानना है कि जो कॉज ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन है वो जोग्राफिकल इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर से इमर्ज होती है। मान लीजिए कोई प्लेस ए है और कोई प्लेस बी है, इस दोनों प्लेस से माइग्रेशन इसलिए होता है कि हो सकता है कि प्लेस ए पर डिमांड फॉर लेबर कम हो और सप्लाई फॉर लेबर ज़्यादा हो। जब डिमांड ज़्यादा हो कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी तो जो लेबर की प्राइस होगी, दैट मीन्स जो लेबर को वेज मिलेगा वो कम मिलेगा। और हो सकता है कि प्लेस बी में ऐसा हो कि यहाँ पर डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा है लेकिन सप्लाई फॉर लेबर कम है, तो यहाँ पर वेज प्राइसेस ज़्यादा होंगी। तो इसलिए लोग प्लेस ए से जहाँ पर वेज प्राइसेस कम हैं वहाँ से लोग प्लेस बी पर माइग्रेट करते हैं। तो इस प्रकार से जो जोग्राफिकल इम्बैलेंस होता है इन टर्म्स डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, ये माइग्रेशन क्रिएट करता है, इस तरीके का ये मानना है। इसके अलावा इन रीजन्स वेयर सप्लाई ऑफ लेबर इज इलास्टिक, जिन जगहों पर लेबर सप्लाई इलास्टिक होती है, इलास्टिक मीन्स कि अगर थोड़ा सा भी लेबर प्राइस में चेंज हो जाए तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाती है। तो जिन जगहों पर सप्लाई ऑफ लेबर इलास्टिक होती है तो इन कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबर इलास्टिक होती है, लेकिन उन जगहों पर क्या देखने को मिलता है, उन जगहों पर देखने को मिलता है कि वहाँ पर लेबर को कम वेज दिया जाता है और उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती है। इसलिए लोग जिन जगहों पर लेबर इलास्टिसिटी बहुत कम होती है या इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेबर इलास्टिसिटी मतलब होता है कि किसी एक प्लेस पर अगर 100 रुपये वेज बढ़ा दिया जाए तो वहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबर जहाँ पर बढ़ जाएगी तो उस कंटेक्स्ट में उस मार्केट में ये देखने को मिलता है कि लेबर इलास्टिक कहा जाएगा। लेबर इलास्टिक तब कहा जाएगा जब लेबर वेज बढ़ाने पर सप्लाई ऑफ लेबर एब्रप्टली इंक्रीज कर जाए तो सप्लाई ऑफ लेबर इलास्टिक कही जाती है। तो जनरली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो होते हैं वहाँ पर लेबर इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। दैट मीन्स कि वहाँ पर लेबर इतना अबंडेंस होता है कि उनकी प्राइस कम होती है, लेबर प्राइस कम होती है। इस कारण से लेबर प्राइस कम होती है, उनको कोई ऐसा एरिया मिलता है जहाँ पर लगता है कि लेबर इन इलास्टिक है या लेबर को हाई प्राइस मिल रही है तो उधर को माइग्रेट करते हैं। तो इस थ्योरी का ये मानना है। इसके अलावा इस थ्योरी का ये भी मानना है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन जो होता है ये स्टेम करता है वही वेज और अपॉर्चुनिटी के डिफ्रेंशिएशन में। जिन एरियाज़, जिन कंट्रीज़ में या जिन प्लेसेस पे वेज ज़्यादा होती है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर लोग माइग्रेट करके जाते हैं। टू मैक्सिमाइज दियर ह्यूमन कैपिटल रिटर्न, इंडिविजुअल हु हैव हायर रिटर्न टू ह्यूमन कैपिटल इन रिसीविंग कंट्रीज आर मोर लाइकली टू मूव इंटरनेशनली देन अदर्स। तो अगर प्लेस ए से प्लेस बी पर अगर हायर रिटर्न मिल रहा है तो लोग मूव करते हैं। व्हेन कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन इज लोअर, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है, पहला चीज़ जिस प्लेस पे आप जा रहे हैं वहाँ पर वेज और अपॉर्चुनिटी अगर ज़्यादा होगी तो आप जाने प्रेफर करेंगे। अगला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन कितना है। अगर आप जा रहे हैं मतलब इंडिया से यूएस, तो हो सकता है बहुत लोग जाना प्रेफर करें, हो सकता है उनके पास स्किल भी हो कि वो जो यूएस के मार्केट में यूएस के लेबर मार्केट में सप्लाई कर सकें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बैरियर या हिंड्रेंस, इंटरवीनिंग ऑब्स्टिकल आता है कि आप इंडिया से यूएस तक जाएंगे तो जो कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन है वो कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन को बियर कर पाती हैं तो वो फिर यूएस, कनाडा या डेवलप्ड कंट्रीज़ माइग्रेट करती हैं। तो कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस माइग्रेट कर जाएंगे। जब कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन ज़्यादा होगा तो माइग्रेशन कम होगा। तो इस प्रकार से 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो पहला, जिस प्लेस पर आप जा रहे हैं वहाँ पर लेबर वेज अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज अच्छी होनी चाहिए, तब लोग जाते हैं। दूसरी चीज़, जाने के लिए जो एफर्ट किया जा रहा है उसका कॉस्ट कम हो, कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन कम हो तो लोग माइग्रेट करना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से माइग्रेशन जो कंट्रीब्यूट करता है, माइग्रेशन कंट्रीब्यूट टू द लेबर सेविंग कंट्रीज इकोनॉमी। तो इस प्रकार से जो लेबर सेविंग इकोनॉमीज़ हैं अब उन्हें कम दाम पे, जैसे यूएस से लोग वहाँ जाते हैं उन्हें कम दाम पे ही अच्छे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर मिल जाते हैं। तो उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस को फास्टर करता है। एट द सेम टाइम इंडिया जो लोग जाते हैं भले कि वो रिमिटेंस इंडिया को सप्लाई करते हैं, रिमिटेंस जैसे इंडिया जो लोग गए यूएस तो यहाँ पर लेबर जाता है तो यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, जो प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत कम्पिटिटिव होते हैं। इसके कंपेरिजन में यहाँ पर हो सकता है रिमिटेंस आए तो उस रिमिटेंस के आता है, लेकिन इनकम इनइक्वलिटी इंक्रीज़ करती है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करता है और वेज प्राइस भी फिर इंक्रीज़ करने लगती है। विदाउट प्रोड्यूसिंग वेज प्राइस इंक्रीज़ करने लगती हैं। प्रोडक्शन नहीं हो रहा है फिर वेज प्राइस इंक्रीज़ करने लगती हैं। तो ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स थी माइग्रेशन और माइग्रेशन को समझने का। अगली थ्योरी जो है तो सिंपल से यहाँ पर ये डायग्राम है कि लो वेज रीजन होता है, हाई वेज रीजन होता है।
तो जो लेबर होता है वो माइग्रेट करता है लो वेज रीजन से। यहाँ पर लेबर का अबंडेंस होता है, यहाँ लेबर की सप्लाई इतनी है, कैपिटल सप्लाई कम है, यहाँ पर लेबर सप्लाई कम है, कैपिटल सप्लाई ज़्यादा है। तो ये देखने को मिलता है कि एक म्यूचुअलिज्म होता है कि लेबर यहाँ सप्लाई करता जाता है, इन्हें लो कॉस्ट पे लेबर मिल जाता है, और ये रिमिटेंस के फॉर्म में कैपिटल फ्लो होता है लो वेज रीजन को। अगली थ्योरी है न्यू इकोनॉमिक्स ऑफ माइग्रेशन। जो न्यू इकोनॉमिक्स ऑफ माइग्रेशन है, ये जो माइग्रेशन डिसीजंस हैं उसको इंडिविजुअल प्रेफरेंस से चॉइस नहीं मानता है। इनका ये मानना है कि जो इंडिविजुअल्स का डिसीजन होता है माइग्रेशन को लेकर, वो आइसोलेटेड डिसीजन नहीं होता है, रादर क्या होता है कि एक लार्जर यूनिट के फॉर्म में लिया जाता है। वहाँ पर फैमिली, हाउस होल्ड का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि माइग्रेशन किया जाए कि ना किया जाए। इस कंटेक्स्ट में फैमिली इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, फिर माइग्रेशन करने से रिस्क और कॉन्स्टेंट क्या हैं, इन सब चीज़ का असेसमेंट किया जाता है। जैसे मेसी ने 1993 में आर्ग्यू किया कि फैमिली मेम्बर्स कुड बी मेड टू अर्न एन इनकम इन ऑर्डर टू मिनिमाइज risks of job insecurity and income fluctuation by assigning them economic activities both in country of origin and hosting country, though this deterioration of local income can be compensated by माइग्रेंट रिमिटेंसेस एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि जब किसी एक कंट्री में होता है, किसी एक फैमिली हाउस होल्ड में होता है, कि कुछ लोग फैमिली में होते हैं रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए, और कुछ लोग एंडेवर करते हैं बाहर जाने के लिए। इस प्रकार से इन टोटल जो फैमिली होती है, फैमिली का इनकम मैक्सिमाइज़ करना है और फैमिली के रिस्क और कॉन्स्टेंट को मिनिमाइज़ करना है। तो उसमें हो सकता है कि सभी को बाहर जाना जरूरी ना हो। अगर एक लोग के बाहर जाने से भी फैमिली की इनकम ठीक हो जा रही है और रिक्स बैलेंस हो जा रहा है, तो एक लोग, दो लोग का ही माइग्रेशन करना ज़्यादा उचित होता है। तो इस प्रकार से माइग्रेशन एक ग्रुप में या एक फैमिली या हाउस होल्ड पे लिया गया एक डिसीजन होता है। इस थ्योरी का ये मानना है। ये इम्फेसाइज करता है कि जो वेज डिफरेंशियल्स होते हैं, जो न्यो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, जो न्यो क्लासिकल थ्योरीज हैं, वो उनकी मानते हैं कि वेज डिफरेंशियल ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इनका ये मानना है कि नहीं, वेज डिफरेंशियल के अलावा अदर भी फैक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइग्रेशन डिसीजंस बनाने में। तो इट शुड बी नोटेड दैट द वेज डिफरेंसेस एंड हाउस होल्ड डिसीजंस मेकिंग्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाउस होल्ड डिसीजन और इंडिविजुअल डिसीजंस बहुत म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं, बल्कि वो वेल प्लान्ड होते हैं, कंसेंसस से और डिस्कशन से। एक फैमिली की प्लानिंग होती है, कोई माइग्रेट करे या ना करे। तो एक स्ट्रांग टाइज होते हैं, स्ट्रांग रिलेशनशिप्स होते हैं, इसके बेसिस पे किसी एक इंडिविजुअल का अपना इंडिपेंडेंट चॉइस नहीं होता है माइग्रेट करना, बल्कि हाउस होल्ड का या एक फैमिली की चॉइस होती है। तो इस तरीका ये मानना है। तो जो न्यू इकोनॉमिक्स लेबर माइग्रेशन थ्योरी है, इनका ये चैलेंज करते हैं न्यू क्लासिकल अप्रोच को, जो केवल और केवल स्ट्रक्चरल कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल फोकस करता है, न कि लेबर मार्केट पे। अगली थ्योरी है डुअल मार्केट थ्योरी, डुअल लेबर मार्केट थ्योरी। तो ये थ्योरी जो है नियो क्लासिकल और नियो इकोनॉमिक्स मॉडल से अलग है, क्योंकि नियो क्लासिकल और नियो इकोनॉमिक्स मॉडल जो हैं वो माइक्रो लेवल डिसीजंस की बात करते हैं, जबकि डुअल लेबर मार्केट थ्योरी जो है ये आर्ग्यू करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड, ये डिमांड फॉर लेबर, जो नई इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं, उनके नए पैटर्न ऑफ डिमांड से इमर्ज होकर आती है। तो जो यूएस में जो नए नए सेक्टर्स इमर्ज होकर आ रहे हैं, उन इमर्जिंग सेक्टर में दो चीज़ें हैं। एक ऐसा हो सकता है कि उन्हें स्किल लेबर फोर्स नहीं मिल रहा है, तो फिर अपने डोमेन को एक्सपैंड करेंगे और जगह से लोगों को आने को इंसेंटिवाइज करेंगे। दूसरा चीज़ ऐसा हो सकता है कि उनके पास जो मीनियल वर्क्स हैं, जो उस लेवल की प्रोडक्टिविटी वाले वर्क्स नहीं हैं, या फिर ब्लू कॉलर ब्लैक कॉलर जॉब्स हैं, उन जॉब्स में डोमेस्टिक या इंडिजिनस लोगों को जॉब न देकर बल्कि माइग्रेंट्स को इंसेंटिवाइज करते हैं। तो इस प्रकार से न्यू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है, डुअल मार्केट थ्योरी ये इनका ये मानना है किसी एक इकोनॉमी में, इसमें जैसे जैसे टाइम बीतता है और इकोनॉमी मैच्योर होती जाती है, तो एक इकोनॉमी में दो मार्केट डेवलप होते हैं, कि एग्रीकल्चर मार्केट और दूसरा इंडस्ट्रियल मार्केट। एग्रीकल्चर मार्केट का अपना एक लेबर मार्केट होता है और इंडस्ट्रियल मार्केट का अपना एक लेबर मार्केट होता है। तो ग्रेजुअली ये देखा जाता है, एक ट्रांजिशन देखा जाता है कि जो डिमांड फॉर कि जो लेबर मार्केट होता है, यहाँ पर अनस्किल्ड लेबर, अबंडेंस ऑफ लेबर होता है, इसलिए लेबर वेज कम होता है। जबकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है वहाँ पर डिमांड फॉर लेबर तो होती है, लेकिन डिमांड कुछ स्पेसिफाइड होती है, स्किल्ड लेबर फोर्स की होती है। तो जब स्किल्ड लेबर फोर्स की होती है तो वहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबर कम होती है। तो अगर थोड़ी भी एफर्ट करके कोई अपने स्किल लेवल को इम्प्रूव कर लिया, रीस्किलिंग कर लिया, तो
फिर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ ट्रांजिशन कर सकता है। तो इस प्रकार से डिमांड फॉर लेबर है ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ से स्टेम होता है। मेन डिफरेंस इस थेरी और उन पिछली दो थेरीज नियो क्लासिकल और नियो इकोनॉमिक्स के बीच में है कि ये फोकस जो नियो क्लासिकल और नियो इकोनॉमिक्स थेरीज हैं वो फोकस करती हैं कि माइग्रेशन, सप्लाई ऑफ माइग्रेंट और माइग्रेंट पे फोकस करती हैं। वो सप्लाई साइड थेरीज हैं दोनों। ये थेरी एक डिमांड साइड थेरी है। ये बात करता है कि डिमांड जो होता है किसी एक कंट्री में, जैसी डिमांड होती है, अगर इंडस्ट्रियल लेबर की डिमांड है तो इंडस्ट्रियल लेबर की डिमांड जो होती है वो डिमांड कम होती है लेकिन उनको प्राइस ज़्यादा मिलती है। और जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है उनकी डिमांड कम होती है लेकिन सप्लाई ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर वेजेस कम होते हैं। तो इस थेरी को 1979 में माइकल जे पैरियो ने इंट्रोड्यूस किया था डुअल मार्केट थेरी में। इसका प्रपोजिशन ये है, पीपल एट द डेवलप्ड सोसाइटीज फेस्ड मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स टू एंटर द बॉटम ऑफ job hierarchy because there is no status in societies and few channels for upward mobilities. Such job vacancies create demand for the foreign workers who do not have motivational problems because they do not expect bottom level job anything beyond means of earn. तो वही सिंपल से मैंने बताया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर जो जॉब की हायरार्की होती है, हाई पेइंग जॉब जिन्हें पिंक कॉलर या फिर वाइट कॉलर या गोल्ड कॉलर जॉब्स कहा जाता है, इन जॉब्स में इंडिजिनस या लोकल पॉपुलेशन को रोज़गार दिया जाता है। और जो मीनियल वर्क्स होते हैं, जो जॉब हायरार्की में नीचे वाले वर्क्स होते हैं, उन वर्क्स को वो फॉरेन माइग्रेंट्स के लिए अलाउ कर देते हैं। और चूँकि फॉरेन माइग्रेंट्स जिनके लिए अच्छी पेइंग जॉब ही एक मीन्स ऑफ लिवलीहुड है, तो वो उन्हें लिए सोशल प्रेस्टीज या सोशल एक्सपेक्टेशन की जो का इशू नहीं होता है, ज़्यादा उनके लिए वो एक मीन्स ऑफ मनी होता है मेयर। तो इस प्रकार से माइग्रेशन ऐसे स्टार्ट होता है। तो माइग्रेशन इज यूजुअली इनिशिएटेड और पुल्ड बाय रिक्रूटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड बाय गवर्नमेंट एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ एम्प्लॉयर। तो ये डुअल मार्केट थ्योरी है। वर्ड सिस्टम थ्योरी एक डिपेंडेंसी थ्योरी है। इस थ्योरी का ये मानना है कि जो वर्ड सिस्टम है माइग्रेशन का, उसमें एक कोर रीजन जो कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्रियल रीजन है और एक पेरिफेरल रीजन है जो नॉन कैपिटलिस्टिक और पॉपुलेशन अबंडेंस रीजन है। लेकिन ये मानते हैं कि पॉपुलेशन मोबाइल होता है, पॉपुलेशन की मोबिलिटी होती है। मोबाइल पॉपुलेशन क्या होता है? माइग्रेशन क्रिएट करता है। Migration is a natural outgrowth of disruption and dislocations that occur in the process of कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़। उनका मानना है कि डेवलपिंग कंट्रीज में माइग्रेशन तब स्टार्ट होता है जब किसी डेवलप्ड कंट्री में डिमांड फॉर द माइग्रेशन, डिमांड फॉर द माइग्रेंट से डिमांड फॉर द लेबर बढ़ जाती है। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एक इंटरनेशनल सिस्टम की बात करता है कि जैसे जैसे ही डेवलप्ड इकोनॉमीज़ बढ़ रही हैं, उनके यहाँ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंक्रीज कर रहा है, डिमांड फॉर द लेबर्स इंक्रीज करती जा रही है। और ये सप्लाई कौन करता है? पेरिफेरल, जो एग्रीगेरियन, अंडर डेवलप या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट के प्रॉस्पेक्ट या आस्पेक्ट इतने वेल डेवलप नहीं हैं, ये लेबर की सप्लाई करते हैं। तो जो कैपिटलिस्टिक इन्वेस्टमेंट fosters changes that create an uprooted mobile population in peripheral countries। वही जो डेवलप्ड कंट्रीज में डेवलपमेंट हो रहा है, कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इससे क्या होता है कि जो पेरिफेरल लोग हैं वो अपने पेरिफेरल कंट्रीज से को छोड़कर वो जो हब्स हैं जैसे यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ माइग्रेट करते हैं। और इस प्रकार से इंटरनेशनल माइग्रेशन सेट इन करता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन इज स्पेशली likely between the post-colonial power and former colonies because culture, linguistic and investment, transportation, communication links are established earlier। और ये देखने को मिलता है कि जो अगर हम देखते हैं, अगर वर्ड के माइग्रेशन पैटर्न को देखते हैं तो जनरली कि ये पैटर्न देखने को मिलता है जो कॉलोनाइजिंग पावर रहे हैं, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन कंट्रीज़ में जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ रहे हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफ्रीकन कंट्रीज़ से लोग माइग्रेट करके जाते हैं। क्यों? कि ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश चैनल है माइग्रेशन का। इन टर्म्स ऑफ कल्चर सिमिलरिटी हो जाते हैं, एक दूसरे के कल्चर को वो समझते हैं। लिंग्विस्टिक सिमिलरिटीज़ फॉर एग्जांपल इंडिया में एक अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोली जाती है, तो कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम नहीं होती है जब इंडियंस जाते हैं यूएस में या यूके में या फ्रांस में, जर्मनी में, किसी भी जगह पर किसी वर्क पर्पस से। इन्वेस्टमेंट का फ्लो कंटिन्यूअस है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे लिंक हो जाते हैं, वीज़ा हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये रिजीम्स जो होती हैं काफ़ी लिबरल होती हैं इन कंट्रीज़ के बीच में। तो वेल इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन चैनल्स इस्टेब्लिश होते हैं।
हैं। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल माइग्रेशन हैज़ लिटिल टू डू विद, तो इस थ्योरी का मानना है कि वेज डिफरेंस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग, बल्कि एक डायनेमिक्स ग्लोबल इकोनॉमिक्स का क्या है कि एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, एक स्ट्रक्चर बन गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ दे विल ऑलवेज डिमांड फॉर द लेबर, बिकॉज कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंटिन्यूसली और काफ़ी इनोवेटिंग फॉर्म में चल रहे हैं, और चूँकि डेवलप की प्रोसेस पेरिफेरल कंट्रीज में नहीं हो पा रही हैं, तो यहाँ की सरप्लस लेबर दे माइग्रेट टू द डेवलप कंट्रीज़, और एक इसलिए भी जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक फेयर और रिनोवेटिव प्राइस उन्हें इन टर्म्स ऑफ वेज मिलती है। तो ये थ्योरीज हम लोगों ने देखा, ये थ्योरीज ये बताती हैं कि कैसे माइग्रेशन इनिशिएट होता है। तो हमने 4 थ्योरी देख लिया, एक तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी, फिर न्यू इकोनॉमिक्स ऑफ लेबर माइग्रेशन हो गया, फिर डुअल लेबर मार्केट थ्योरी, और लास्ट थ्योरी हम देखा वर्ड सिस्टम थ्योरी। अगर हम बात करते हैं कि जो माइग्रेशन होता है ये परपेचुएट क्यों करता है, ये माइग्रेशन क्यों, अगर एक बार माइग्रेशन सेट इन हो गया, जो एक ऑलरेडी पैटर्न है वो एक बार सेट इन हो गया, तो ये कंटिन्यू कैसे रहता है। तो नेटवर्क थ्योरी ये बताती है कि जो इनफॉर्मल सोशल कनेक्शंस जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं करंट माइग्रेंट्स को, फिर फार्मल माइग्रेंट्स को, पोटेंशियल माइग्रेंट्स को। तो दिक्कत क्या है, एक नेटवर्क थ्योरी है। फॉर एग्जांपल माइग्रेशन कैसे होता है कि क्योंकि जो लोग यूएस चले गए हैं, ऐसा नहीं जो यूएस में फुल्ली सेटल्ड हो गए हैं, रादर वो एक लिंक, एक नेटवर्क का काम करते हैं। जो लोग उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके रिलेटिव या पियर्स हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, और उनके बीच में एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं। तो इस प्रकार से जो ऑलरेडी चले गए हैं माइग्रेंट और जो अभी करंट माइग्रेंट है और जो आने वाली माइग्रेंट बीच में है, एक सोशल नेटवर्क होता है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल नेटवर्क होता है, जिसके जरिए क्या होता है कि कंटिन्यूअस चेन ऑफ माइग्रेशन कंटिन्यू रहता है। लाइक कोई फॉर एग्जांपल कोई गया इंडिया से यूएस में, कोई अपना मान लीजिए कोई बिजनेस क्रिएट कर लिया, फिर उसे डिमांड फॉर द लेबर उसे खुद महसूस होगी, तो वो क्या करेगा, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लेबर्स को इनवाइट करेगा या बुलाएगा इंडिया से। इस प्रकार से ये चेन ऑफ माइग्रेशन वो कंटिन्यू रहती है, और इसमें एक नेटवर्क ऑलरेडी जो वहाँ पर पहुँच चुके हैं माइग्रेंट्स, जो माइग्रेंट्स अभी जा रहे हैं, और जो पोटेंशियल माइग्रेंट्स हैं तैयार हो रहे हैं। तो ये पूरा एक चेन है, एक फ्लो है, माइग्रेशन एक कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये नेटवर्क थ्योरी है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग वहाँ पहुँचे होते हैं उनके सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नेटवर्क्स ऐसे होते हैं कि वो एक फ्लो, एक चैनल क्रिएट करते हैं कि वो लोग आसानी से आ सकते हैं। अगला है इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। इंस्टीट्यूशनल थ्योरीज जो हैं, ये जो इंस्टीट्यूशनल थ्योरी है परपेचुएशन ऑफ माइग्रेशन की, इसका ये मानना है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ बॉडीज़ होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, सस्टेन करते हैं ऐसे इंटरनेशनल मूवमेंट्स को। एक अगला थ्योरी है कि कम्युनिटी कॉजेशन थ्योरी, जैसे कि ये मेड्राल की थ्योरी है, 1966 के ऑनवर्ड इन्होंने ये थ्योरी दिया था। इनका थ्योरी जो था वो रीजनल इम्बैलेंस को डील करने की थ्योरी थी। इनका ये मानना था कि जो बैकवर्ड एरिया होते हैं और जो फॉरवर्ड एरियाज़ होते हैं, फॉरवर्ड एरियाज़ में स्प्रेड इफेक्ट होता है, वहाँ डेवलपमेंट के प्रोसेसेस इंक्रीज़ करते हैं, नई नई इंडस्ट्रीज़ खुलती हैं, डिमांड फॉर द लेबर बढ़ती जाती है। और इस कंटेक्स्ट में जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ से कंटिन्यूस रॉ मटेरियल का और लेबर की सप्लाई वहाँ से आउट माइग्रेशन होता है, दोनों चीज़ का, लेबर का भी है, रॉ मटेरियल्स का। इस प्रकार से जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बैकवास इफेक्ट होता है, मीन्स एक कम्युनिटिव कॉजेशन होता है। क्योंकि वो बैकवर्ड है इसलिए वहाँ पर बैकवर्डनेस इंक्रीज़ करने लगती है, और जो डेवलप्ड एरिया है वहाँ पर स्पीड इफेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट के ग्रोथ सेंटर्स या ग्रोथ पोल्स हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट और स्पीडन होने लगता है। तो इस प्रकार से ये जो एक सिटी इन मोशन होता है, एक प्लेस जहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं और दूसरे प्लेस जहाँ पर माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये माइग्रेशन प्लेस ए को बेनिफिट करते ही जा रहा है और प्लेस ए को पर बैकवास इफेक्ट करते जा रहा है, इसे और बैकवर्ड। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे T1 पे यहाँ पर 100 लोगों की सप्लाई थी या लेबर सप्लाई ज़्यादा थी, इस जगह पर लेबर वेज कम थी। क्योंकि यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी इसलिए लोग यहाँ पर माइग्रेट कर गए। यहाँ पर डेवलपमेंट भी नहीं हुआ, लेकिन चूँकि शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गया तो यहाँ के लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट ऑफ लेबर होगा वो बढ़ जाएगा। अभी स्केल ऑफ इकोनॉमी नहीं है प्रोडक्शन प्रोसेस में, लेकिन कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से कम्युनिटी कॉजेशन होता है। जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं वो परपेचुअली बैकवर्ड बनते ही रहते हैं, और दूसरा जो फॉरवर्ड एरियाज हैं वो परपेचुअली फॉरवर्ड होते रहते हैं। इस कंटेक्स्ट में जो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ लेबर, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल
होती रहती है और वो माइग्रेशन को इंस्यू करती है। तो इस प्रकार की ये थेरीज हैं जो बताती हैं कि एक बार माइग्रेशन सेट इन मोशन हो गया, एक बार माइग्रेशन स्टार्ट हो गया तो कैसे माइग्रेशन कंटिन्यू रहता है और माइग्रेशन क्यों बंद नहीं होता है, उस चीज़ को डिफाइन करने की ये थेरीज हैं। तो हम लोगों ने दो सेट ऑफ थेरीज देख लिया। एक इनिशिएशन क्यों होता है एट द फर्स्ट प्लेस माइग्रेशन का, और दूसरा कि अगर माइग्रेशन स्टार्ट हो गया तो क्यों माइग्रेशन काफ़ी लंबे समय तक परपेचुएट करता है, इसकी थ्योरी। अगली कुछ थ्योरीज हैं जो ज्योग्राफी की थ्योरीज हैं, इसको में से हम एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो स्पेशियल या ज्योग्राफिकल थ्योरीज की बात करते हैं तो देवेस्टियन का लॉ ऑफ माइग्रेशन 1889 में दिया था। फिर रेली ने ग्रेविटी मॉडल दिया था माइग्रेशन को डिफाइन करने के लिए, कैसे पॉपुलेशन ऑफ किसी दो सेंटर्स हैं उनके बीच पॉपुलेशन और उनके कम्प्लीमेंट्री एरिया में जो पॉपुलेशन है वो लोग कहाँ माइग्रेट करेंगे। प्लेस ए, मान लो दो सेंटर है, उनका मान लो प्लेस ए है, प्लेस बी है, और इनका पेरिफेरल एरिया ये है, इनका पेरिफेरल एरिया है। जो लोग हैं इस बीच में जो लोग हैं वो यहाँ माइग्रेट करेंगे, यहाँ माइग्रेट करेंगे, तो डिसीजन मेकिंग पर ये डील करता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट जेके जिफ का है, 1940 में उन्होंने दिया था। इसके अलावा इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल स्टॉफर ने दिया था 1940 में। कंपीटिंग माइग्रेंट मॉडल स्टॉफर ने दिया था 1960 में। माइक्रो एनालिटिकल मॉडल ऑफ हैगलस्टैंड है, 1967 में दिया था। फिर ली का माइग्रेशन थ्योरीज हैं जो 1966 में उन्होंने दिया था। फिर स्टेप वर्ड या स्टेप वाइज मूवमेंट मॉडल हो गया। टॉबलर्स पुल एंड पुश थ्योरी हो गई, 1983 में दिया था। फिर बिहेवियरल मॉडल ऑफ विल्पर्ट, इसके अलावा जेलेंस्की ने मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी 1971 में दिया था। तो ये सब ज्योग्राफी स्पेसिफिक थ्योरीज हैं, इनमें से कुछ हम लोग अलग अलग स्पेसिफाइड तरीके से देखेंगे। तो इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।